63 सीटें आप लोग लड़ रहे हैं। मैंने यही बात चंद्रमोहन जी से पूछी थी। यूपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उसका ऐसा लग रहा है सारा दारोमदार इंडिया गठबंधन के लिए अखिलेश यादव पर है, क्योंकि अखिलेश यादव के कंधों पर यूपी का भार है। 63 सीटों पर आप लोग लड़ रहे हैं। मुझे उसका ब्रेकअप बताइए जरा एक बार सर, आप लोगों का इंटरनल सर्वे जी। शिवम जी कह रहे थे कि मोदी जी ने 70 इंटरव्यू दिया। मैंने कहा 10 साल में 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, 70 इंटरव्यू इंडिविजुअल दिया कमरे में बैठ करके। और आप जैसे बड़ी पत्रकारों को उन्होंने कभी सवाल का जवाब नहीं दिया, कभी ओपन ग्राउंड में आकर के कभी भी पत्रकारों का जवाब नहीं दिया, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा 80 के 80 अगर जीत जाए बीजेपी तो अचंभा होने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं दिन में सपना देखना भूल जाइए। मैं कह रहा हूं 80 के 80 हारने की स्थिति है। और यहां तक कि आप समझ सकते हैं कि काशी भी आप हार रहे हैं। बहुत वहां जो परिस्थिति पैदा हो गई है, आज बीजेपी वही कहीं ना कहीं चिंतित है इसको लेके। तो उत्तर प्रदेश को तो आप समझ लें कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बीजेपी का टुकड़ा साफ है। आपने कहा था सुचित्रा जी कि आप एक आंकड़ा दे दें, कैसे आप 300 पार की बात कर रहे हैं। हाँ। मैं कह रहा हूं और इसको नोट कर लीजिए, 1 तारीख को एग्जिट पोल और 4 तारीख को आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा, इसे नोट कर लीजिए। जो मैं कह रहा हूं इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, बहुत बड़ा बदलाव। और आप ये जानिएगा कि उत्तर प्रदेश इस देश की दशा और दिशा तय करने जा रहा है। पहली बात जानिए, बिहार में जो 39 सीटें इनकी थी, 39 की 39 से लूज कर रहे हैं। आज आप लगातार देखिए राजस्थान में क्या स्थिति है। राजस्थान में बहुत खराब स्थिति है। जिस तरह ये लूज कर रहे हैं, ये खुद एहसास कर रहे हैं। सबसे बड़ा लूज जो है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में आज की स्थिति ऐसी है कि बीजेपी में माननीय एकनाथ शिंदे साहब अपने बेटे की सीट नहीं बचा पा रहे हैं। ये स्थिति पैदा हो गई है महाराष्ट्र में। आप किसी भी स्टेट में ले लें, कर्नाटका में क्या स्थिति अब ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, जरूरत नहीं है। मैं इसलिए महाराष्ट्र पे, अब देखिए एक सेकंड, मैंने बंगाल की बात की, आई मूव टू यूपी, नाउ लेट मी गो टू महाराष्ट्र। आप कह रहे हैं महाराष्ट्र की बात, आप कह रहे हैं एकनाथ शिंदे अपनी बेटे की भी सीट नहीं बचा पाएंगे। अवधेश जी जरा बताइए, महाराष्ट्र में जो बदला हुआ समीकरण है, यानी कि जो पार्टियां बदल गई, हमने देखा शिवसेना टूटी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो गई, वहां उद्धव गुट हो गया, फिर किस तरह से शरद पवार की पार्टी टूटी है। इन बदले हुए समीकरणों में महाराष्ट्र से क्या तस्वीर नजर आ रही? एक बार अजीज खान को साफ करने के लिए थोड़ा उत्तर प्रदेश पर बोल देता हूं, फिर महाराष्ट्र। बोलिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सबसे अधिक सीट 2004 में 35 सीटें, सबसे अधिक। ठीक। उस समय का दौर यह था कि उस समय उत्तर प्रदेश में फ्रैगमेंटेड मैंडेट का दौर था। 93 से शुरू हुआ था, वो 2007 तक गया था। समाजवादी पार्टी को उस समय 26.171% वोट आया था, बसपा को 24.4% वोट आया था, बीजेपी को 20.5% था, कांग्रेस को लगभग 12.25% था। तो इतनी पार्टियों में वोट बटे हुए थे। उसके पहले और उसके बाद में कभी भी समाजवादी पार्टी 24 के ऊपर नहीं जा सकी है। तो ऐसा क्या हो गया है, खासकर नरेंद्र मोदी के उत्थान के बाद और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, जो कि समाजवादी पार्टी उससे ऊपर उठ जाएगी। 2019 में दोनों बड़ी पार्टियां मिलकर लड़ी, दोनों को मिला के 37% वोट आए। देश सुन ले सुचरिता, 37% वोट आए, लेकिन सीटें दोनों को मिला के 15 आई है। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को एंटी बीजेपी सारा वोट कंसोलिडेट हुआ, 32% वोट आए, लेकिन बहुमत नहीं पा सके। तो ऐसा क्या बदल गया है जिससे कि हमें मान ले कि भैया पूरा परिणाम पलट जाएगा। सब ये ध्यान रखिए कि 2000, सुन लीजिए अजीज खान से, 2024 का चुनाव परिणाम 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से जो एक स्थायी विभाजक रेखा देश में खड़ी हुई है, वहां से शुरू हुआ है। देश को दो चीजें तय करनी है। आपको नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, नहीं बनाना है, पूरी लड़ाई इसके इर्द गिर्द है। और देश का जो भविष्य का सपना है वो पूरा करना है। पर अवधेश जी, एक बात मेरी बात, पूरे देश में इसी के साथ आंकड़े आते हैं। जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तो बहुत से लोग, क्योंकि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया, तो सब ये मानकर बैठ रहे थे कि बीजेपी वापस आ रही है सरकार में, क्योंकि वो जिस तरह से पूरा प्रोजेक्शन था।
चुनाव के बीच में आपको लगता है कुछ तो बदला है कि ये चर्चाएं हो रही हैं कि क्या इंडिया गठबंधन की सरकार हो रही है? क्यों ये चर्चाएं हो रही हैं? नैरेटिव क्या ये सिर्फ बयानों से? नहीं, ये नैरेटिव होता है। इस समय आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर बीजेपी कमजोर पड़ी है, सोशल मीडिया पर बीजेपी कमजोर पड़ी है और उसके कारण ये माहौल बना हुआ है ये इस माहौल का। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कभी नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम 400 सीट नहीं पा रहे? दो लोगों की बात का बीजेपी में मानता हूं। नहीं, वो तो कह रहे हैं, अमित शाह तो कह रहे 310 आ गई है 5 चरण में। अमित शाह दूसरे स्थान पर पार्टी की रणनीति पर अभी तो ये सिर्फ बयान, फिर अभी तो अमित शाह जी ने तो कहा कि हम 310 तो 5वें चरण में पार कर चुके हैं। तो बयान वर्सेस बयान हो गया ना, वो भी कह रहे हैं हम 300 ला रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप पत्रकारों में इंडिया गठबंधन को कह रहे हैं हम 300 ला रहे हैं। कांग्रेस की 52 सीटें थी ना, कांग्रेस 2009 में सबसे 300 सीटें यूपीए तब पाई थी जो कांग्रेस को 206 सीटें आई थी। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कांग्रेस की सीटें 150 सीटें कहां से बढ़ेंगी? 200 से छोड़ दीजिए, एक स्टेट 2 स्टेट मुझे बता दीजिए। अब साउथ की पर आते हैं। केरल में मैक्सिमम 19-20 में से 19 सीट इनके पास है, 15 कांग्रेस के पास है। ये ले लीजिए। तमिलनाडु में 39 में से 38 सीटें इनके पास है, मैक्सिमम इनके पास है, एक बार जहां गठबंधन है। कर्नाटक में सुनिए, कर्नाटक का भी मैं बोल दे रहा हूं। कर्नाटक में 1998 से 1999 को छोड़कर कांग्रेस के वोट परसेंटेज हमेशा ज्यादा रहे हैं, लेकिन सीटें लोकसभा में बीजेपी की ज्यादा रही है। इसके बावजूद कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। हमारे पास एक आंकड़ा आ रहा है, छठे चरण के मतदान का फाइनल आंकड़ा आया है और इसको लेकर भी विपक्ष ने कहा कि इसमें देरी क्यों होती है। छठे चरण का जो फाइनल आंकड़ा आया है 63.37% मतदान हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने फाइनल आंकड़ा जारी किया, यानी छठे चरण की 6th फेज की वोटिंग के बाद 63.37% मतदान हुआ है। ये 6th फेज ऑफ वोटिंग है, एक फाइनल चरण बाकी है और उस फाइनल चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री बंगाल होते हुए वाराणसी जा रहे हैं और ये पूर्वांचल की सीटों पर, यूपी की बात खासकर मैं कर रही हूं, वहां पर वोटिंग होनी है। बहुत महत्वपूर्ण चरण है, अंतिम चरण है और मुझे लगता है इंतजार सब लोग 4 जून का कर रहे हैं। मैं चंद्रमोहन जी आपके पास आ रही हूं और नाराजगी भूल जाइए, आगे की बात करते हैं। चंद्रमोहन जी मुझे बताइए, ये जो आप कांग्रेस के लिए पिछली बार जितनी सीटें लड़ी, इस बार उससे कम सीटें लड़ रही है कांग्रेस, लेकिन क्या आपको लग रहा है उसमें स्ट्राइक रेट का इजाफा इस कदर होगा? क्योंकि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन को 300 तक अगर जाना है तो कांग्रेस को कम से कम 150 सीटें लानी। चंद्रमोहन जी देखिए, बिल्कुल 150 से अब कांग्रेस जाएगी, इंडिया गठबंधन 300 से प्लस जाएगा और सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। मैंने विषय क्या बोला है, 2014-2019 के बाद 2024 में देश की जनता एनडीए को वोट क्यों दे, ये भाजपा ने नहीं बताया। देश के प्रधानमंत्री 77 इंटरव्यू कहते हैं, भाजपा के प्रवक्ता, देश नहीं कहता है, ठीक है। और उसके बाद वो बायोलॉजिकल से ईश्वरीय अवतार बन जाते हैं और देश के अंदर बलात्कार फिर भी होता है। उसके बाद बेरोजगारी दूर नहीं होती, भुखमरी दूर नहीं होती, देश के अंदर महिला का जो महंगाई की मार है वो दूर नहीं होती, लेकिन एक कॉमन सा व्यक्ति बायोलॉजिकल से ईश्वरीय अवतार में बदल जाता है। ये 10 साल में भाजपा ने दिया। ये शिवम त्यागी जैसे उन लोगों ने उस चीज को बढ़ाया जो देश के अंदर हम सदियों से छोड़ के आ गए थे। अब विषय क्या आता है, देश प्रधानमंत्री चुनता है, बायोलॉजिकल से ईश्वरीय अवतार नहीं चुनता है। और जितने भी देश के प्रधानमंत्री आए वो बायोलॉजिकल थे और बायोलॉजिकल रहते हुए उन्होंने देश के मुद्दों की बात करी। पहले ही 77 के अंदर आ गया कि केला कैसे छिलेगा, आम कैसे करेंगे, जबकि देश की 99% जनता जानती है कि चूसा हुआ आम चूस के खाया जाता है और कटा हुआ आम काट के खाया जाता है। जब ऐसे प्रश्न सामने आएंगे तो उसका हल नहीं होगा। क्यों पूर्व जस्टिस ने बोला कि दोनों नेताओं के अंदर डिबेट हो जाए, राहुल गांधी और मोदी जी के अंदर, तो उसको आप करवा दीजिए। और एक आपने एक बात कही थी शिवम जी, नेशनल चैनल पे दोनों भाई बैठे हैं, अगर 80 सीट ले आए तो या तो मैं सीट छोड़ दूंगा राजनीति, और अगर आप 80 नहीं लेके आए तो आज इसको स्कोर करवा लीजिए, राजनीति छोड़ देना। जुमला मत बोलना कि मैं जुमला बोल रहा हूँ, चुनौती है मेरी आपसे। नहीं, एक मिनट, 80 आपने बोला कि 80 यूपी में लेके आ रहे हैं, राजनीति छोड़ देना। अगर आप ले आए तो मैं छोड़ दूंगा, इसी अपना भी आके लाइव छोड़ दूंगा। चंद्रमोहन जी अपना